वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गई थी लास्ट वाली, हम फिर से वहीं से शुरू करते हैं। हम आइसोटोप्स पढ़ रहे थे। ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है। और परमाणु क्रमांक समान होने का मतलब क्या क्या हो गया? जब कभी भी परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सेम होगी और प्रोटॉनों की संख्या भी सेम होगी। जेड, ई और पी, इन ये तीनों इक्वल होंगे। डिफ़र क्या कर जाएगा? न्यूट्रॉन डिफ़र करेगा, क्योंकि एटॉमिक मास में चाहिए दोनों चीज़ें डिफ़र करेंगी। ये ऊपर क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक मास को। ठीक, न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाती है। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी? 0 निकल के आई। ड्यूटेरियम में 1 निकल के आई। ट्राइटियम में 2 निकल के आई। प्रोटियम जो है वो पूरी की पूरी आवर्त सारणी का, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल का एक इकलौता ऐसा तत्व है, एक इकलौता ऐसा एटम है जिसके पास न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? 0 है। ठीक है। और ट्राइटियम जो है वो सबसे छोटा रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है? सबसे छोटा रेडियो एक्टिव है। अच्छा, मैंने बार बार बोला कि जब भी रेडियो एक्टिव सुनना, रेडियो एक्टिव दिमाग मतलब आपके सामने ये शब्द आए तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा, इसका जो न्यूक्लियस है ये अनस्टेबल है और ये क्या करेगा? ये रेस को निकालेगा। जब ये विखंडित होगा, अनस्टेबल है तो टूटेगा, विखंडित होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, क्या निकालेगा? रेज निकालेगा, अल्फा बीटा गामा। तो ये होता है रेडियो एक्टिव। ठीक है, हमने ये जान लिया कि ये आइसोटोप्स होते हैं। किस में डिफरेंट होते हैं? न्यूट्रॉन में और एटॉमिक मास में डिफरेंट होते हैं। सेम किस में होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इनके पास सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉनों में चेंज आएगा। इलेक्ट्रॉनों में इनके पास कोई चेंज है नहीं। ठीक है। अब कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये तो हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे कार्बन 14 है, तो इससे हम क्या करते हैं? इससे हम कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग क्या होता है? जैसे कि कोई हमें जीवाश्म मिला लाखों साल पुराना, करोड़ों साल पुराना, तो हम कैसे बता पा रहे हैं कि ये करोड़ साल पुराना है? हम उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं, क्योंकि जो जो जीवाश्म यानी कि जो कभी जिंदा रहा होगा, कभी जीव रहा होगा, है ना, वो जीवाश्म होते हैं। पादप है, कभी था फिर वो खत्म हो गया, हम उसी चीज़ की कार्बन डेटिंग कर सकते हैं जिसमें कभी ना कभी प्राण रहे हो। क्योंकि जो जिन चीज़ों में प्राण होते हैं वो C14 को क्या करती है? अपने में एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है। और जब वो मर जाती है चीज़ तो वो C14 को एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है। इसलिए हम कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। किससे? C14 से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी जीवाश्म कितना पुराना है। अगर डायनासोर का कंकाल मिला तो डायनासोर कितने साल पहले रहते थे, हम इसी से बता पा रहे हैं। ठीक है। फिर यूरेनियम 238 से हम अर्थ डेटिंग करते हैं। अच्छा, अर्थ डेटिंग का मतलब क्या हो गया? कि हम जो अर्थ पे जो निर्जीव चीज़ें हैं, निर्जीव चीज़ों का मतलब ये नहीं हो गया कि आप अपने जूते पता लगा लो कि जूते कितने पुराने हैं। नहीं, जैसे कि रॉक्स हैं। ठीक है। हम कैसे बता पा रहे हैं कि जो हिमालय है वो 50 मिलियन ईयर्स पुराना है? हम कैसे बता पा रहे हैं कि जो अरावली है वो सबसे ज़्यादा पुराना है? हम कैसे बता पा रहे हैं कि एप्लेशियन नया है, हिमालय नया है, अरावली पुराना है, विंध्याचल पुराना है? हम कैसे ये सारी चीज़ों को बता पा रहे हैं? तो हम अर्थ डेटिंग के द्वारा बता पा रहे हैं। ठीक है। अर्थ डेटिंग किससे करते हैं? यूरेनियम 238 से। यूरेनियम 235 को हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करते हैं, एटॉमिक बम वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है। कोबाल्ट 60 का यूज़ किस में करते हैं? कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आर्सेनिक 74 का ट्यूमर है तो उसे ट्रीट करने के लिए किया जा सकता है। और आपका सोडियम 24 है, इसका ब्लड क्लॉटिंग, कहीं पर थक्का बना हुआ है रक्त का, तो हम कैसे जानेंगे कि बॉडी में किस जगह पर क्लॉटिंग हुई है? वो कैसे डॉक्टर्स बता पाएंगे? तो सोडियम 24 का यूज़ करते हैं। ठीक है। आयोडीन 131 किस लिए? थायराइड के लिए यूज़ होता है, ग्वाइटर ट्रीटमेंट के लिए, और थायराइड ग्लैंड की सक्रियता के जाने के लिए यूज़ होता है। गोल्ड 191 प्रोस्टेट कैंसर जो पुरुषों में होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। फॉस्फोरस 32 यूज़ होता है ल्यूकेमिया, जिसको हम कहते हैं ब्लड कैंसर, उसको ट्रीट करने के लिए। देखो, इसमें कोई समझने वाली चीज़ें नहीं, ये तो हमें याद करनी पड़ेंगी। क्या? कार्बन 14 किस लिए? कार्बन डेटिंग के लिए। यूरेनियम 238 अर्थ डेटिंग के लिए। कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए। आर्सेनिक 74 ट्यूमर के लिए। सोडियम 24 ब्लड क्लॉटिंग के लिए। आयोडीन 131 ग्वाइटर ट्रीटमेंट के लिए। और थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को जानने के लिए।
गोल्ड 191 प्रोस्टेट कैंसर के लिए, फॉस्फोरस 32 ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आइसोटोप के यूज़ होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या आइसोटोप हमने समझ लिया, अब हम जानेंगे आइसोबार्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? आइसोबार के बारे में, ठीक है। देखो जैसे आइसोटोप थे ना, एक ही माँ के बच्चे थे, एक ही माँ के बच्चे थे तो परमाणु क्रमांक समान था उनका, परमाणु भार जो था उनका डिफरेंट था, ठीक है। अरे ऐसे समझो ना कि आपके मतलब एक माँ के बच्चे होंगे तो ज़रूरी थोड़ा ना उनका वेट एक जैसा हो सकता है क्या ऐसा? अरे किसी का कोई हो सकता है 80 किलो का हो, कोई हो सकता है 30 किलो का हो सकता है ना। लेकिन अगर हमें अपने वेट वाला आदमी ढूंढना है तो हो सकता है वो दूसरी माँ का बच्चा हो, है ना, हमारा कोई दोस्त हो जो हमारे वेट का हो। तो ये जो आइसोबार है ना, ये क्या होते हैं? दूसरे एलिमेंट के, अलग अलग एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका वेट यानी कि एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है। जैसे कि 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। क्रमांक तो डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास जो है सेम है। यानी कि अपना ऐसा फ्रेंड ढूंढ लाओ जो आपका मास और उसका मास इक्वल हो, ठीक है। तो ये आइसोबार होते हैं। आइसोबार क्या होते हैं? दोस्त होते हैं, ऐसे याद कर लो, आइसोबार दोस्त होते हैं, ठीक है। और आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप क्या होते हैं? भाई भाई होते हैं, भाई भाई। अब भाई भाई हैं तो वेट तो नहीं इक्वल होगा ना, दोस्त हैं तो वेट इक्वल हो सकता है। एक साथ समोसे कचौड़ी खाएंगे दोस्त जाके तो वेट तो इक्वल हो गई, ठीक है। चलो फिर होते हैं आपके आइसोटोप हो गया, आइसोबार हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो। तो ये आयन्स भी हो सकते हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं। जब आयन क्या होते हैं? जिन्होंने इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर दिया हुआ है या तो इलेक्ट्रॉन किसी का ले आए हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन से खुद छेड़ाछाड़ी आयन कर रहे हैं तो ये तो किसी न किसी से मैच कर सकते हैं, तो इसलिए आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। और जो आइसोटोप्स होंगे वो अगर अपनी न्यूट्रल स्टेट में हैं तो वो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। कैसे? आइसोटोप बोला मैंने, आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक सेम होता है, यानी कि हम 1H1 ले लें और 1H2 ले लें, या फिर हम ले लें 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14 ले लें। तो अब जरा इनमें देखें, ये हैं तो आइसोटोप, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ये दोनों आइसोटोप्स हैं। तो अगर ये आइसोटोप हैं और हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखें तो कितनी होगी? जब परमाणु क्रमांक समान है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी। इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए, इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इनके पास इलेक्ट्रॉन 1 हो गए। यानी कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। कब हमने टर्म यूज़ किया? न्यूट्रल स्टेट में। न्यूट्रल स्टेट माने ये इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है। ऐसे आइसोटोप जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़खानी नहीं किए का क्या मतलब हो गया? आयन में परिवर्तित नहीं हुए हैं, तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह को हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम एक और कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने बोला कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में सब्सटेंस है। सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। एलिमेंट्स के अंदर एटम होता है, एटम सबसे छोटी इकाई है और एटम को भी तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ा जा सकता है क्वार्क में। मैंने इतनी बार बोला है ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, क्योंकि कई बार हम पूरी साइंस पढ़ लेते हैं, हम साइंस ग्रेजुएट हो जाते हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, बट हमें ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ आती है, हमें नहीं पता होता है कि एलिमेंट क्या है, एटम क्या है, इसलिए मैं ज़्यादा जोर दे रही हूँ इन चीज़ों पे, ठीक है। तो चलो हम एग्जाम्पल के लिए हमने ये ले लिया, ये तांबे का पात्र है, ठीक है, ये कॉपर का पात्र है ना। सपोज़ करो ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स में कई सारे सब्सटेंस हैं, हम हर सब्सटेंस को उठा के तो नहीं एग्जांपल दे सकते, तो मैंने क्या किया, एक सब्सटेंस उठा के आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक। इस यूनिवर्स के अंदर ये रहा एक सब्सटेंस, ठीक है, ये रहा एक सब्सटेंस। ये किसका है सब्सटेंस? ये तांबे का है, ठीक। यानी कि ये कॉपर एलिमेंट से बना है। ये एक सब्सटेंस है जो कि एलिमेंट से बना है। किस एलिमेंट से?
कॉपर एलिमेंट से। यानी अब हम इस कॉपर एलिमेंट को अगर खूब तोड़े सबसे छोटा उसका पार्ट निकाले तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एटम, परमाणु कहलाएगा। किसका, कॉपर का, कॉपर का एटम कहलाएगा वो, ठीक है। और वो जो कॉपर का एटम होगा उसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस तांबे के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। एटम समझ में आए, इसके अंदर एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन टूटेंगे तो क्या बनेगा, क्वार्क्स, क्वार्क्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर क्या आइसोटोप हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों, हमने अभी पढ़ा था ना, कॉपर के आइसोटोप पढ़े थे ना हमने यहाँ पे, Cu63 और Cu65। यानी इसके अंदर जो कि एलिमेंट है, किसका, कॉपर का एलिमेंट है, एलिमेंट है इसका मतलब सारा कॉपर ही कॉपर होगा, तो कॉपर ही कॉपर होगा। लेकिन कॉपर जो है वो थोड़ा सा डिफर कर सकता है, किसमें, न्यूट्रॉनों की संख्या में या एटॉमिक मास में। यहाँ डिफर कर रहा है ना, कॉपर 63, कॉपर 65, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें जो ये कॉपर का एटम है, क्या ये आयन बना सकता है, हाँ जी बना सकता है। देखो वैसे भी जो कॉपर होता है, आपने देखा होगा कॉपर का कलर जो होता है वो हल्का सा रेडिश ब्राउन होता है। लेकिन ये आपको जो ये मैं लेके आई हूँ, आप कहोगे ये कितना गंदा सा उठा लाई है, ये साफ़ करके भी नहीं लाई। तो मैं साफ़ जानबूझ के नहीं करके लाई हूँ, क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाना है। क्या कि कॉपर के पात्र को जब आप एयर में रख देते हो, आप हवा के संपर्क में रख देते हो, ऑक्सीजन के संपर्क में रख देते हो, तो ये जो कॉपर का एटम है ना, इसमें कॉपर का एटम अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा। इलेक्ट्रॉन खो देगा तो क्या, इलेक्ट्रॉन चला गया बेचारे के पास, विक्टिम हो गया ना ये, तो इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कि ये आयन बन जाएगा। कौन सा आयन, कैटायन बन जाएगा। कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कॉपर पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है ना, इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और ऑक्सीडाइज होने की वजह से इसमें ये जो ब्लैकिश दिख रही है ना, ये लेयर चढ़ जाती है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कॉपर पहले क्या हुआ, आयन में कन्वर्ट हुआ, फिर ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इसलिए ये लेयर बन गई। अब हम अगर इस पे एसिड लगा दें, यानी नींबू वगैरह से इसको हम साफ़ कर दें, तो ये लेयर जो है इसकी ऑक्सीजन वाली वो हट जाएगी और फिर से अंदर साफ़ सुथरा कॉपर निकल आएगा, ठीक है। एसिड वगैरह हम आगे पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों हम इसमें एसिड लाइक चीज़ें लगाते हैं, जिससे कि ये इसका जो ऑक्साइड है ये हट जाएगा इसमें। तो इसी के अंदर हमने पूरी की पूरी केमिस्ट्री देख ली अभी तक की जो पढ़ी थी। ये यूनिवर्स के अंदर ये सब्सटेंस, ये बना है एलिमेंट से, किसका, कॉपर का एलिमेंट में एक ही तरीके के एटम होते हैं, जैसे कॉपर है तो कॉपर के ही होंगे, बट ये डिफर कर सकते हैं किसमें, न्यूट्रॉन में, एटॉमिक मास में, तो वो आइसोटोप कहलाते हैं। ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा तो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। तो आयन बन गया, आयन बन के इसने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, इसलिए ये काला हो गया। तो ये गंदा नहीं है, ये गंदा नहीं है, इसने रिएक्शन कर लिया, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे चीज़ों को समझेंगे। तो समझना है, रटना नहीं है, और जो चीज़ें रटने वाली हैं बिल्कुल वो रटनी भी है। जैसे कि हमने ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पढ़े, तो इनको रट लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। थैंक यू सो मच।